लोगों को माफ तो किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ एक कंसिस्टेंट रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। अगर आप एक सुराख से कई बार डसे जा चुके हैं, तो अगर आप उनसे फिर भी क्लोज रिश्ता रख रहे हैं, तो इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है। लेकिन सिंपली माफ करने से तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मसला नहीं है। वो तो शो करता है कि आप स्ट्रांग हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि माफ करना स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट ने कहा ना कि द रियल स्ट्रांग मैन इज द वन हु कैन कंट्रोल हिमसेल्फ व्हाइल इन एंगर, जबकि ये नहीं है कि जो रेसलिंग अच्छी करे। तो कंसिस्टेंट एक रिश्ता रखना और बात है, और माफ करना कुछ और बात है। मुझे किसी ने बहुत हर्ट किया है, तो मैं उससे शायद वो रिश्ता ना रखूं इतना क्लोज, लेकिन माफ करूंगा, ग्रजेस नहीं रखूंगा। ओके, ये दो चीजें जी जिनमें आप माफ भी करते हैं और आपको क्लोज भी रहना है। जी जी, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें बस सब्र जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, जो सीधी सी बात है, और अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, और उनको भी साथ साथ काउंसलिंग किसी से करवानी चाहिए, उनको ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करवानी चाहिए कि उनको भी अल्लाह हिदायत दे। तो ये इसमें आएंगे इंशाल्लाह। शायद आगे कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपका आंसर जो है ना वो आ जाए मजीद इंशाल्लाह। ये टाइम सही है बिल्कुल। कोई कर रहा है और उस पर डटा हुआ है, वो खत्म नहीं हुई आपके साथ, तब भी माफ कर रहे हैं या जब वो उसने खत्म कर दिया आपके साथ? देखें, अगर वो ज्यादती कर रहा है तो बदला ले सकते हैं, आप भी उसको उतना इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं जितना वो आपके साथ कर रहा है, इसकी इजाजत है। लेकिन ये है कि माफ करना बेहतर है, इस्लाम ने इजाजत दी है। ज्यादती खत्म नहीं की तब भी माफ कर दें, हो सकता है कि इस रवैये से वो ज्यादती खत्म कर दें, ठीक है, ये रवैया उसको भी उस पर कुछ असर कर जाए, लेकिन आपके पास इजाजत है बदला लेने की। जी, वो तो फिर अलवला वलबरा का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी वॉर्स लड़ी हैं पर्सनल, उसके लिए तो नहीं लड़ी ना। हम सोच भी नहीं सकते प्रॉफिट ऑफ मर्सी इज गोइंग टू किल अ ह्यूमन बीइंग। प्रॉफिट ऑफ मर्सी है ना, लेकिन ही किल्ड। या शायद कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं मारा, बट व्हाट्सएवर द केस, बैटल्स तो लड़ी है ना उन्होंने जाके। वो तो फिर अलवला वलबरा है कि मोहब्बत और दुश्मनी अल्लाह के लिए। यस, तो मोहब्बत और दुश्मनी अल्लाह के लिए ना, वो चीज़ भी है, वो डेफिनेटली है। हम रिलेशनशिप्स की इस वक्त बात करें, बहरहाल आगे चलते हैं। एहसान एक कैरेक्टर ट्रेट हो गया, और एम्पैथी हो गया, जस्टिस हो गया, पेशेंस की बहुत ज्यादा। और पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट, पेशेंस इज द एबिलिटी टू वेट विद अ गुड एटीट्यूड। शुक्रगुजारी के साथ जो वेट करते हैं ना उसको पेशेंस कहते हैं। सिर्फ वेट करने को सफरिंग कहते हैं। तो सफर नहीं करना, बल्कि अच्छे एटीट्यूड के साथ जो है ना वो वेट करना, जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। सो ये जो 4-5 कैरेक्टर्स ट्रेट्स मैंने आपको बताए, फिर ऑनेस्टी इंटेग्रिटी इनके बाद आती है। और बिलीव मी कि अगर एक इवल जीनियस बंदा ऑनेस्ट हो और पंक्चुअल हो और इंटेग्रिटी हो उसमें, तो वो तबाही फेर देगा दुनिया में, जैसे हिटलर था। लेकिन अगर बंदे में एम्पैथी है, किस्त है, जस्टिस वाली क्वालिटी है, तो फिर वो तबाही की बजाय दुनिया को बहुत ज्यादा जो है वो जो है एक्सीलेंस के लेवल पे ले जाएगा। ये एक हदीस है प्रोफेसर की कि पार्ट ऑफ परफेक्शन ऑफ समवन्स इस्लाम इज लीविंग अलोन दैट व्हिच डज नॉट कंसर्न हिम। और ये इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो अपने काम से काम रखते हैं, और वो दूसरों के कामों में इतनी टांग नहीं अड़ाते, ठीक है, और वो अपने फजूल कामों में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ये हमारे प्रॉफिट ने हमें सिखाया ऑलरेडी, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी कैरेक्टर का एक हिस्सा है। दूसरों के कामों में टांग अड़ाने का क्या मतलब है? स्पाई ना करना, तजस्सुस ना करना, जरूरत से ज्यादा शक ना करना, बदगुमानी ना करना। ओके, ये सारी चीजें इन चीजों में आ जाती हैं कि झांकियां मारना, उनके चीजें चेक करना, उनकी चीजों पे नजर रखना। और अल्लाह ने जो कहा है कि नजरें झुकाओ, वो नजरें झुकाओ प्रोहिबिटेड थिंग्स, तफसीर में आता है ना, फ्रॉम ऑल प्रोहिबिटेड थिंग्स। हम प्रोहिबिटेड थिंग्स को समझते हैं कि जो ड्रेसेस पहनती हैं जिस तरह की औरतें, उनसे नजरें झुकाओ, बल्कि इसमें ये चीज भी आ जाती है कि लोगों की नेमतों पे नजर रखने से नजरें झुकाओ, यानी हसद की नजर जो है उसको झुकाओ। किसी की गाड़ी को देखने से पहले अगर आपकी इवल सोच आ रही तो नजर को झुका लो। ओके, एक मैंने आपको एम्पावरमेंट स्टार्ट किया रियलाइजेशन से और कैरेक्टर से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। टाइम टू अपडेट आवरसेल्फ। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, दिस इज बेसिकली शोइंग मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ। सुबह निकले और रात तक जो है वो काम करते रहे, और आज हमें इस तरह फंसा दिया गया है थैंक्स टू मैक्स वेबर कि बच्चा जो है ए लेवल्स का बच्चा, उसके 15 से 16 घंटे स्कूल और ट्यूशन में गुजरे, सैट की तैयारी करते हुए, जी मैट की तैयारी करते हुए, ठीक है। अब 15-16 घंटे जब वो इन चीज़ों में है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, और वो जो है वो दीन भी स्टडी करेगा, और वो घर आके जो है वो बड़ा अच्छा उसका रवैया होगा। उसने तो आके सोना है ना।
सो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसीलिए पेरेंटिंग बहुत उसके डायनामिक्स चेंज हो गए बिकॉज ऑफ दिस वे ऑफ लाइफ। रूट कॉज पे जाए ना, बजाय के फ्रस्ट्रेट होने के, तो रूट कॉज ये अब इसको हैंडल कैसे करना है। और लोगों के पास फ्री टाइम ही नहीं है सोचने का। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह कहते हैं कि क्या इन्होंने सोच लिया कि हमने इन्हें ऐसे ही बना दिया विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्पावर होने के लिए देयर शुड बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करें अपने बच्चों में। हजरत याकूब ने कैसे पेरेंटिंग की थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप आयत पढ़ लें, जब भी बात खत्म कहते थे तो कहते थे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून या इन्नल्लाह खबीरुन अलीम, कि अल्लाह ताला बहुत खबीर है और बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, साथ साथ सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह से इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं। अब फ्री टाइम कैसे लेना है? देखिए, एम्पावर होने के लिए फ्री टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर डिस्कस किया है कि हमारी यूथ का मसला ये और हमारा भी कि सोशल मीडिया ने हमें जकड़ लिया और लिटरली हमें ओवर पावर कर लिया इन गैजेट्स ने, लैपटॉप ने, कॉर्पोरेट लाइफ ने, और मेजॉरिटी के पास फ्री टाइम ही नहीं है। फ्री टाइम ही नहीं है तो उन्होंने क्या सोचना, वो बेचारे थके हारे आते हैं, अब उनके पास सिर्फ सोने का टाइम होता है, हमारी बातें सुनने का टाइम नहीं होता। तो फ्री टाइम की तरफ हमने कैसे जाना है? एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें इंस्टिल करके, ठीक है, उन्हें बताना है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, इज लाइफ जस्ट अ गेम, और अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। जैसे कि अल्लाह ने क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक यू शैल नॉट बी ब्रॉट बैक टू अस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहा जाता है कि चेज योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे एक टॉक दी गई जी कि इस पे टॉक दें फॉलो योर ड्रीम्स के ऊपर। तो फॉलो योर ड्रीम्स अच्छी बात है, बट मैंने जाते ही वहां एक पॉइंट जो है वो मेंशन किया कि इट्स गुड टू फॉलो योर ड्रीम्स, बट व्हाट इफ योर ड्रीम्स आर रॉन्ग? What if you are a bad person? What if you want to become a fashion model? What if you want to become a singer? What if you want? What if your dream is to become a stud, destroying lives of females? Okay, जो कि बहुत से लोगों का मिशन और विजन होता है लाइफ में। So फिर ड्रीम्स कहाँ गई? आप उन्हें कहेंगे कि follow your dreams. So in order to follow your dreams, you have to be the right person and you have to have this sense of responsibility. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस मिसिंग है तो फिर आपके ड्रीम्स जो है वो खतरनाक है और आप कुछ भी कर सकते हैं अपने ड्रीम्स। अब स्प्राइट ने कहा मन की मान, उनका स्लोगन है, और कोक ने कहा खा ले पी ले जी ले। कितने खतरनाक स्लोगन है अगर सोचा जाए। अब एक डाकू है, डाका डालने जा रहा है, बोर्ड देखा मन की मान, वो कहेगा बस ठीक है, दैट्स इट, कल से 5 डाके डालूंगा, आज तो एक डालता था। या कोई लोफर है, वो उसको मैसेज जा रहा है कि मन की मान, तो उसका मन क्या कहता है? जबकि कुरान ने कहा कि हैव यू सीन दोज़ हु हैव टेकन देयर डिजायर्स एज देयर गॉड। तो डिजायर्स को गॉड ले लेना, मन को गॉड ले लेना। दीज पीपल डोंट नो एनीथिंग। हम इनको क्या क्रिटिसाइज करें जब इनके मतलब पढ़ा ही नहीं इन्होंने, बेचारों ने, कुछ इग्नोरेंस है। सो व्हाट वी शुड डू इज कि हमें खुद काम करना है और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनमें डालनी है कि बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी क्वेश्चन अबाउट योर चॉइसेस। और ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन जो है इनको हमने अवॉइड करना है। अवॉइड करने के बहुत से तरीके हैं। फेसबुक के मैं आपको 3-4 रिसर्च हुई है, अपने फोन पे, स्मार्टफोन पे फेसबुक को लॉग आउट रखें, ओके, और एक स्पेसिफिक टाइम पे लॉग इन रखें। रिसर्च हुई है कि जो लोग फेसबुक एप्लीकेशन को लॉग आउट रखते हैं स्मार्टफोन पे, वो 70% चांसेस उनके डिक्रीज हो जाते हैं बार बार फेसबुक खोलने के। अपनी नोटिफिकेशंस को ऑफ करें, ओके, फेसबुक की बिल्कुल ऑफ कर दें, वहां पे ऑप्शंस में जाके, सेटिंग्स में जाके अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस को ऑफ करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आती है तो एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है ना वो चीज होती है कि मैं जेब से निकाल के देखूं किसकी नोटिफिकेशन है। इस चीज को खत्म करने का ये टिप मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टाइम रखें फेसबुक और सोशल मीडिया यूज करने का, और अपने आप को बुक्स के साथ ज्यादा जो है ना वो दिल लगाएं बजाय के स्मार्टफोन के। अपनी सोच को वसी करें। पुराने लोग जो है ना उनकी सोच बड़ी वसी होती थी, विजन, इवन दो दे वर अनएजुकेटेड, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा ज़हीन है। इन चीजों ने हमारा माइंड जकड़ा हुआ है और एम्पावर होने के लिए हमें इन चीजों से जान जो है वो छुटकारा पाना होगा। छुटकारे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ कर दें, तो बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पे हैं, अब हम डिपेंडेंट हैं इन चीजों पे। छुटकारे से मुराद है कि इनको मैनेज करना सीखें, राइट। देयर इज द पॉइंटर जी मेरी जेब में, ओके। ये बेसिकली एक वीडियो है इंटरनेट के इफेक्ट्स, और ये टेड की वीडियो है, गूगल पे वैसे आप देख सकते हैं। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ना ऑडियो है। इसमें बहुत अच्छी रिसर्च है कि जो लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं ना, जरूरत से ज्यादा, उनकी डिसीजन मेकिंग वीक होती है, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग का कोटा जो है वो सारा का सारा इंटरनेट पे खत्म हो जाता है। एक दिन में कोटा होता है ना 10 डिसीजन पर डे, 20 हो सकता है आपके 30 डिसीजन पर डे हो, मेरे 10 हो। अब वो 10 के 10 डिसीजन मेकिंग का कोटा मैंने इंटरनेट पे खत्म कर दिया।
कि इसको ऐड करना है, इसको नहीं करना है। फेसबुक पे स्क्रॉल करते जाओ, डिसीजन मेकिंग चल रही है, इसको क्लिक करूं, इसको ना करूं, माइंड तो थक रहा है ना। यूट्यूब पे इस लिंक को देखूं, इसको ना देखूं, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग वहां चली गई और रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग नील है, तो इसका मतलब कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो बड़ी अच्छी वीडियो। हाउ आर सिविलाइजेशंस मेड? विल ड्यूरेंट एक बहुत बड़ा नाम है, उसने कहा था कि सिविलाइजेशन 4 चीजों से बनती है: पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोविजन, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स एंड मॉरल ट्रेडिशन। और इन चारों को ड्राइव करता है मेंटल सिक्योरिटी। मेंटल सिक्योरिटी का मतलब आपका माइंड फ्री है। अगर माइंड ही नहीं फ्री, सिविलाइजेशन नहीं बनेगी। जिस बंदे का माइंड जकड़ा हुआ है उसकी लाइफ में मसले मसाइल होंगे। इसलिए अपने आप को हमने फ्री करना है इन ऑर्डर टू गेट एम्पावर्ड। अभी हम वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया, रियलाइजेशन बताया, कैरेक्टर बताया, और नाउ वी हैव टू गेट फ्री। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ्री से मुझे याद है, सिक्योरिटी से याद है, मुस्लिम इज द वन फ्रॉम हुज हैंड्स एंड टंग अदर मुस्लिम्स आर सेफ। ओके, सो जस्ट टेक इट एज अ आज का ये पॉइंट ले लें कि क्या मेरे हाथ से दूसरे लोग फ्री हैं और मेरी टंग से। एग्जाम्पल मैं दिया करता हूँ क्योंकि ये ट्रेनिंग्स मैं कॉर्पोरेट लेवल पे भी करवाता हूँ। सो देखें, मार्क जुकरबर्ग जो है, आपने नोट किया होगा कि एक ही शर्ट और एक ही पैंट पहनता है। ओके, जितने भी इस तरह के सक्सेसफुल इन द वर्ल्डली सेंस सीईओज है ना, उनकी एक आदत है, इंस्टेंट डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न इसे कहते हैं सोशियोलॉजी में, कि वो अपनी ग्रेटिफिकेशंस को डेफर करना जानते हैं। और दे डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम ऑन सिली थिंग्स सच एज कि क्या ड्रेसिंग करूं, क्या पहनूं। और आज तो हम इतने मेंटली एंस्लेव्ड हैं कि हम अपनी मर्जी का हेयर कट भी नहीं करा सकते, और हम अपनी मर्जी के शूज नहीं पहन सकते, और अपनी मर्जी के ग्लासेस नहीं पहन सकते। क्यों? कि लोग क्या कहेंगे। बट यू नो, ऑल दीज पीपल जो कि इस लेवल पे सक्सेसफुल है ऑन अ वर्ल्डली लेवल, दे डोंट लाइक टू वेस्ट थिंग्स ऑन सिली थिंग्स। सो खैर, ऐसे भी नहीं कि हम भी इसी की तरह डेली एक लिबास पहनने लग जाएं, बट द पॉइंट इज के ही डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम ऑन सिली थिंग्स, कि डिसीजन मेकिंग में मुझे जो है वो मेरी डिसीजन मेकिंग यहाँ जाया हो, बल्कि मेरी प्रोडक्टिविटी दूसरों चीज़ों पे लगे। सो वी शुड टेक एन एग्जाम्पल। डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, ये एक क्वालिटी है जो लर्न करनी पड़ती है, और ये इस्लाम सिखाता है ना। इस्लाम ने कहा जिना के करीब भी ना जाओ, डेफर करना सिखाया ग्रेटिफिकेशन को, और मोटिवेशन क्या दी कि जन्नत में आपको जो है वो पूरे मिलेंगे। अनप्लग योरसेल्फ, और अनप्लग करने के मैंने आपको तरीके बहुत से बताए, इस पे आप बहुत सी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से थोड़ी जान छुड़वाने की कोशिश करें। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है, 4 मिनट है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। ये एक हाथी की पिक्चर है और इसके पीछे एक स्टोरी है, कौन बताएगा? बहुत सैड है ये। स्टोरी है कि जब हाथी बच्चा होता है तो उस वक्त उसको चीन से बांध देते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसको थ्रू आउट ये सेंसेशन होती है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। जब वो बड़ा हो जाता है इस ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसको एक लकड़ी की पैक के साथ नॉर्मल रस्सी से बांध देते हैं। बिल्कुल सही, कंडीशन में हो चुका होता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। द स्टोरीज के बचपन में इसे बांध दिया था चेन के साथ, और बचपन में इसके पास रिसोर्सेज नहीं थी, अपने आप को छुड़वा सकता, ताकत नहीं थी। जब बड़ा हुआ तो कंडीशन हो चुका था कि मैं हूं ही वीक, और उसके बाद इसे छोटी रस्सी से बांधना तो ये नहीं छुड़वा रहा। ये क्या मसला है? ये सेल्फ एस्टीम का मसला है। बहुत से लोग ना बचपन में पेरेंटिंग कुछ गलत होती है, कुछ पर्सनल आपके कह लें एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिससे खुद एतमादी में बहुत कमी आ जाती है। आपको चीज़ें सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी खुद एतमादी। आपको अपनी डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट ही नहीं होता कि मैंने पता नहीं डिसीजन सही लिया है कि नहीं लिया है, और आप 1000 बंदों से पूछ लेते हैं मेरा डिसीजन सही था कि नहीं, हत्ता कि मिल्क शेक वाले से भी पूछ लेते हैं कि मेरा डिसीजन लिया है तो ये मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। यानी एवरीवन, लिटरली एवरीवन, ड्राइवर, मिल्क शेक वाला, सबको पता होता है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट मीन्स कि खुद एतमादी की कमी। और क्यों? क्योंकि बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है। तो नाउ वी नीड टू गेट एम्पावर्ड। हमें इन चेन से अपनी जान छुड़ानी है, हमें अपने सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करना। हाउ? देखिए, इससे लेसन ये मिलता है, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर लाइफ यू नीड टू नो योरसेल्फ। एम्पावर होने के लिए आपको अपना तज्जिया करना है। अगर आपको अपना पता ही नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ, तो जब कोक की मैं स्लाइड दिखाता हूँ ना, तो यूनिवर्सिटीज़ में मैं एक एक्सरसाइज करवाता हूँ। मैं कहता हूँ ओके, टेल मी, इंडिया का क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? फॉरेन जवाब। पाकिस्तान का कैप्टन? फॉरेन जवाब। शाहिद अफरीदी कौन था? फॉरेन जवाब। आप कहाँ रहते हैं? फॉरेन जवाब। आपका कद कितना है? फॉरेन जवाब। फिर एकदम मैं पूछता हूँ व्हाट आर योर 3 स्ट्रेंथ्स? और खामोशी, डीप खामोशी, साइलेंस। फिर मैं पूछता हूँ व्हाट आर योर 3 वीकनेसेस? खामोशी।
व्हाट इज योर विजन इन लाइफ? खामोशी. वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? खामोशी. कुछ जवाब दे देते हैं स्मार्ट लोग जिन्होंने किया होता है, बट टाइम लेते हैं. मैं उन्हें कहता हूं कि आपने अपना नाम बताते हुए टाइम नहीं लिया, अपने जो है वो एड्रेस बताते हुए टाइम नहीं लिया, हालांकि इतना मुश्किल एड्रेस है, लेकिन आपने अपनी 3 वीकनेसेस बताते हुए इतना टाइम क्यों लिया? इसका मतलब आपने अपने आप को सही से टाइम ही नहीं दिया, आपको पता ही नहीं मेरी गलतियां क्या है. तो तज्जिया और तज़किया नफ्स ये इस्लाम में बड़ी एक ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, और तमाम अंबिया जो है वो अपना एनालिसिस करते थे और हमें भी करना चाहिए डेफिनेटली. सो द वन हु नोज अबाउट हिमसेल्फ मोर देन द अदर ही विंस. अगर आपको नहीं पता अपने बारे में तो लोग बताएंगे कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और फिर लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे आप. डू नॉट लेट योर सर्कमस्टांसेस फॉर्म यू एज यू ग्रो. ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है. इस टेक्निकल पॉइंट पे एक कोट आपको बताता हूँ. कहते हैं कि हैप्पीनेस इज अ माइंड सेट. गौर से सुने, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन और एनी सर्कमस्टांस. इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. और इसकी बेस्ट एग्जांपल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अगर हैप्पीनेस लोगों पे डिपेंडेंट है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु के इर्द गिर्द तो इतने एनिमीज थे और इतने हिपोक्रेट्स थे. क्या उनकी परफेक्ट लाइफ थी बाय आवर स्टैंडर्ड्स? नहीं, मुश्किलात. अगर हैप्पीनेस सर्कमस्टांसेस पे डिफाइंड है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्कमस्टांसेस, जंगें हो रही हैं, हिपोक्रेट्स जो है वो साजिशें कर रहे हैं, और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. प्रॉब्लम्स एज सच के वाइफ की डेथ हो गई है, ओके, बेटियों की तलाक हो गई है, और मैडमैन कहा जा रहा है, लायर कहा जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं. तो बाय आवर स्टैंडर्ड्स ही शुडंट बी हैप्पी. नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, बट हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो इट प्रूव्स एक्चुअली कि हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सर्कमस्टांसेस नॉर अपॉन पीपल बट अपॉन योर स्टेट ऑफ माइंड. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप एक जगह जा रहे हैं और वहां रोड पे बहुत सी कंकरियां पड़ी हैं, तो आप रोड पार कर लेंगे अच्छे शूज पहन के, कंकरियां जो है उनको क्रॉस कर जाएंगे अच्छे शूज पहन के. लेकिन अगर आपके शूज में कंकरी है तो ना आप अच्छी रोड पार कर सकते हैं ना आप बुरी रोड पार कर सकते हैं, क्योंकि मसला किसमें है? शूज के अंदर मसला है. तो कभी कभी हमारे माइंड में मसला होता है, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम हालात को ब्लेम करते हैं कि मेरी स्कूलिंग नहीं अच्छी हुई, मेरी एजुकेशन नहीं अच्छी हुई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा ये नहीं था, मेरा वो नहीं था, मेरी ये कमी रह गई है. पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं, सोसाइटी को ब्लेम कर देते हैं, हम जो है वो तकदीर को भी ब्लेम कर देते हैं. वो जो डिटर्मिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है ना, कि सब कुछ ही लिखा हुआ है और बस ये लिखा हुआ था मैं हूं ही ऐसा, और मेरी जो है ना तकदीर में वो एक लूजर रहना ही लिखा हुआ है. तो ये एक लूजर की निशानी है, बेसिकली एक ऐसे बंदे की निशानी जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है और वो हालात को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा. ओके, सो सेल्फ एस्टीम हमने कैसे अपनी ग्रो करनी है, और सर्कमस्टांसेस को पे डिपेंड नहीं होना बल्कि अपने माइंड सेट पे हमने कैसे वर्किंग करनी है, पूरी आर्ट है. और इसमें गोरों ने इतनी किताबें लिखी हैं, द चिम्प पैराडॉक्स स्टीव पीटर्स की, द कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है ना, वो जबरदस्त बुक है, आप पढ़ें. बट बिलीव मी, मैंने जितनी इमोशनल मैनेजमेंट पहले पढ़े डैनियल गोलमैन की, ये 3 से आपको पता लगेगा कि माइंड पे कैसे वर्क करना है. बट बिलीव मी कि अगर आप कुछ भी ना पढ़ें और आप सिर्फ अज़कार करें जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो किस लिए बताए हैं? वो इन्हीं चीज़ों के लिए तो बताए हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए तो बताए हैं ना कि आप स्ट्रेंथन हो, आपकी सोल स्ट्रेंथन होगी तो आप हैप्पी रहेंगे. अगर सोल ही हॉलो है आपकी तो फिर कोई फायदा नहीं. तो इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स, राइट. और बुक्स भी पढ़नी है तो अच्छी बात है, वो भी नॉलेज है. अज़कार, इस्लाम का पूरा फ्रेमवर्क, वर्शिप कैसे करनी चाहिए, वुजू प्रॉपर तरीके से करना, इन सारी चीज़ों में बड़ी हिकमत है. ओके, तो इन पे हम आएंगे इंशाल्लाह. और ये अभी हमारी डिश पक रही है, हांडी पक रही है, और इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हैं नमक मिर्च की तरह. क्या क्या डाले हैं बताएं मुझे. शुरू नहीं, वो तो कैरेक्टर की थी ना, एम्पावरमेंट की डिश बनने जा रही है. और अब तक हमने क्या क्या डाला है इस डिश में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये प्री रिक्विजिट्स हैं. स्टार्ट कहाँ से किया था? रियलाइजेशन. अगर एक बंदे को रियलाइजेशन ही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है. ओके, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनप्लगिंग योरसेल्फ, ठीक है ना, फ्री टाइम देना अपने आप को. फ्री टाइम आप तभी दोगे ना जब आपको अपना एनालिसिस तभी करोगे ना जब आपके पास फ्री टाइम है. जब आपके पास फ्री टाइम ही नहीं है तो फिर आप अपना एनालिसिस कैसे करेंगे? फिर लोग आपको बताएंगे कि आपके ये प्लस और माइनस है. ओके, एंड हाउ टू अनप्लग योरसेल्फ. और कैरेक्टर बहुत जरूरी है. और ये एक चीज बहुत जरूरी है कि
यू नीड टू लर्न के व्हाट आर द वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड थिंग्स इन लाइफ। और ये चीज कुरान फुरकान है ना, हक और बातिल का बताने है, तो कुरान क्राइटेरिया है, कुरान ने बताना है कि वैल्यू एडेड क्या है, नॉन वैल्यू एडेड क्या है। क्योंकि हम मीडिया से लेंगे, फ्रेंड्स से लेंगे, कहीं से तो लेंगे ना, तो बेहतर है कुरान से ले लें। तो वैल्यू एडेड रिकॉग्नाइज करना और नॉन वैल्यू एडेड अपनी रूटीन में चीजें रिकॉग्नाइज करना और वैल्यू एडेड पे ज्यादा काम करना, ये चीज आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। लीडर्स की क्वालिटी है, जितने भी लीडर्स है ना, उनकी लाइफ में यही एक खास बात थी और कोई खास बात नहीं थी। उनकी 2 आंखें थी, आपके जितना ब्रेन का साइज था, 2 टांगे थी, 5 उंगलियां थी, 2 आंखें थी, 1 नाक थी, सब कुछ आपके वाला था। अगर कुछ एक्स्ट्रा था तो क्या था, इन चीजों की समझ जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो हमें भी एक स्मार्ट मुस्लिम बनना है ना, मुसलमान तो माशाल्लाह है ही, बट इन चीजों को भी लर्न करना है। और इस्लाम तो ऑटोमेटिकली ये चीजें लर्न करवाता है, हमारा क्रक्स वही है, लेकिन बताने का तरीका, चूंकि आज लोग को इस तरह बात समझ आती है, तो बताने का तरीका जो है वो ये है। एनीवे, बात की हमने इन इंग्रेडिएंट्स की और अभी पकना शुरू हुई है हमारी हंडिया इंशाल्लाह। सो लो सेल्फ एस्टीम का जो है वो क्या हल है? अच्छा, कैरेक्टर से एक चीज मैं छोड़ गया था, बहुत जरूरी, हिल्म। हिल्म क्या है? डू यू नो व्हाट्स हिल्म? हिल्म एहसान की एक बहुत बड़ी फॉर्म है और हिल्म बेसिकली कंपोजर को कहते हैं, बीइंग कंपोज्ड। और हिल्म के हवाले से एक वाकया मेरे जहन में आ गया कि प्रॉफिट के महफिल में एक बार, ये मुख्तलिफ रवायात में मिलता है वाकया। बहरहाल जो मैंने रवायत पढ़ी है, वाकया कुछ इस तरह से जाता है कि प्रॉफिट के सामने एक बार एक यहूदी आया और उससे आते ही बड़ी बदतमीजी की। उसने कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे साथ मैंने एक ट्रेड की थी, तुम्हारे से कुछ डेट्स मैंने जो है लेनी थी, तुम्हें पैसे भी दे दिए, लेकिन तुमने अब तक माल नहीं दिया। तुम और बनु हाशिम सारे ऐसे हैं, तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे थे, नाउजुबिल्लाह। यानी ही स्टार्टेड हिटिंग हिज पेरेंट्स। और हजरत उमर साथ खड़े थे, उन्होंने तलवार निकाल ली। हजरत उमर आपको पता है कि बहुत माशाल्लाह मोहब्बत करते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल्ड, हजरत उमर का तलवार अंदर रखो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे दो जो ये लेने आया, और उससे भी ज्यादा दो जो ये लेने आया, वो भी दो जो लेने आया और उससे भी ज्यादा दो। अब आप सोचें कि उस शख्स की कितनी बड़ी शिकस्त थी। यानी वो 5 मिनट मूवी देखता रहा होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं यहाँ पे एक सीन क्रिएट करने आया था कि बड़ा मजा आएगा, लड़ाई होगी, वहां पे प्रॉफिट मुझे आगे से कुछ कहेंगे, मैं उन्हें आगे से कुछ कहूंगा, लेकिन बिल्कुल उलट हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपोज रहे और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का वो लेवल दिखाया कि तुम इसे उससे भी ज्यादा दो जितना ये लेने आया। तो दिस इज हिल्म, और ये अंबिया की क्वालिटी थी, बीइंग कंपोज्ड। तो हिल्म एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, ओके, व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर। तो जो लोग आपसे बुरा कर रहे हैं, आप उनसे अच्छा किए जाए। वो आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि वो आपसे फड्डा करना चाहते हैं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 लोगों को गारंटी है अ हाउस इन जन्नह। उनमें से एक कौन है? हु लीव्स आर्ग्यूइंग इवन इफ ही इज ऑन द राइट। ये आपका आंसर है, इवन इफ ही इज ऑन द राइट ही लीव्स आर्ग्यूइंग। तो आप मुझे बताएं कि जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, सो फड्डे से बचना है हमने, फितने से बचना है हमने, लड़ाई से हमने बचना है और एहसान करना है। ओके, ये हमसे एक्सपेक्टेड है। मूविंग ऑन, विजन। वो जो हाथी वाली तस्वीर थी ना, अब हम विजन की तरफ आते हैं। उस हाथी का क्या विजन था? विजन इज योर आउटलुक ऑन लाइफ, योर पर्सपेक्टिव्स, और आपकी क्या सोच है, आपका क्या माइंडसेट है, आप लाइफ को कैसे विजुअलाइज करते हैं, आप लाइफ को कौन सी ऐनक पहनकर देखते हैं। ओके, और कुरान जो है, इट्स अ रेवोल्यूशनरी बुक। इसने आउटलुक चेंज की लोगों की लाइफ के बारे में। इसने लाइफ का एक ऐसा वर्जन बताया और इसने एक ऐसा चश्मा पहनाया लोगों को कि लोगों ने उस चश्मे से जब लाइफ को देखा, वो पहन के, और लोगों ने जब अपनी प्रॉब्लम्स को उन ग्लासेस से एनालाइज किया, तो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं थी। उनकी पूरी की पूरी आउटलुक ही जो है वो चेंज कर दी कुरान ने। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बुक है। और पर्सनली एक हदीस है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हदीस मेरी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट फ्रीड मी। ये हदीस ने मुझे फ्री कर दिया। मुझे इतनी टेंशन होती थी फाइनेंशियल मैटर्स की, मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, दावा भी करना है, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, वगैरह वगैरह। लिसन टू दिस हदीस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप रात को सोएं और आप सुबह उठें और आपकी सेहत ठीक है, आप सिक्योर हैं और आपके पास उस दिन का रिस्क है, महीने का नहीं, उस दिन का रिस्क है, इट इज एज इफ यू ओन द होल वर्ल्ड। इस हदीस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपनी लाइफ में। डेली अगर आप उठें और आपके पास सेहत है, आपके पास सिक्योरिटी है, सिक्योर एज इन आप सेफ है अपने इलाके में, और उस दिन का रिस्क है, तो दैट्स इट, दिस इज ऑल यू नीड। कल का किसको पता है? हमारे पास महीने महीने का जखीरा होता है।
10-10 साल की सेविंग्स होती है और हम टेंशन में होते हैं कि क्या करेंगे, बच्चों को कहाँ से पालेंगे, कैसे खिलाएंगे। और इस हदीस ने ऐसा मुझे फ्री किया है, टेंशन ही खत्म होगी यार, छोड़े फाइनेंसेस, अल्लाह देंगे। रिस्क है ना, जब तक रिस्क है, और रिस्क में पैसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड गुड हस्बैंड, बच्चे और बरकत, टाइम में बरका, ये भी रिस्क का पार्ट है ना, ये सारी चीजें। तो आपके पास रिस्क है तो आप बहुत लकी हैं, उस दिन का, अगले दिन का नहीं। सो कुरान ने विजन चेंज किया ह्यूमैनिटी का। एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक शख्स डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, तो व्हाट शुड आई डू। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें ना अब सिर्फ ग्रीन कलर नजर आएगा, तो तुम्हें सिर्फ ग्रीन देखना है, कोई और देखा तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। वो घर आया, उसने वॉल्स ग्रीन की, कारपेट ग्रीन कर लिए, छत को ग्रीन कर दिया, बेडशीट को ग्रीन कर लिया। घर वालों को कहा ग्रीन पहन के आना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, मुझे बस ग्रीन सब्जियां देनी है, मुझे बस ग्रीन खिलाना है, और बस अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बाहर ही नहीं गया, क्योंकि बाहर कोई और कलर नजर आने के चांसेस थे। एक दिन डॉक्टर साहब आए, वो बड़ा हैरान हुए कि ये आपने क्या किया, और हंसने लग गए। उसने कहा आपने ही तो कहा था कि हर चीज ग्रीन देखूं, तो मैंने हर चीज को ग्रीन कर लिया। तो डॉक्टर बहुत हंसे, उन्होंने ब्रीफ केस से ग्रीन चश्मा निकाला, कहा ये पहनो, हर चीज ग्रीन नजर आएगी। तो तुम्हें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुमने इतनी मेहनत करके लोगों को चेंज करने निकल गए, हालात को चेंज करने निकल गए, और भाई अपनी सोच चेंज करो, अपना विजन चेंज करो, ग्रीन चश्मे को पहनो। तो कुरान ने क्या किया, कुरान का सबसे बड़ा एहसान क्या है ह्यूमैनिटी पे, कुरान ने वो ग्लासेस बनाए आपको, आप सारी टेंशन से आजाद हो जाएंगे कुरान के विजन से अगर वर्ल्ड को देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती कुरान को हम समझते नहीं, हमने वो दूसरे वाला वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ग्लासेस पहने हुए, और एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम पे, डिवोर्सेस और इमोशनल मैनेजमेंट, ये चीजें सहाबा में थी, मुझे बताएं, ये मसले मसाइल ये 21वीं सदी के मसले हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ये कब सुने हमने, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, ये 21वीं सदी के हमारे सेल्फ क्रिएटेड मसले हैं। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये कहाँ था, कहीं था ये हमारे क्रिएटेड हैं। तो किस लिए क्रिएट हुए हैं, क्योंकि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने तो अपने लिए क्रिएट कर ही लिए, और फिर वो साइंसेस भी बना लिए। तो ठीक है, फायदा लिया जा सकता है उन साइंसेस से, कोई हर्ज नहीं है, हर बीमारी का इलाज है ना, कैंसर का इलाज है और मेडिसिन से है और केमोथेरेपी से है, तो इसी तरह साइकोलॉजिकल डिजीजेस का भी इलाज है और थेरेपीज से है, साइकोलॉजिस्ट के पास है, साइको एनालिस्ट के पास है और साइकियाट्रिस्ट के पास है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट द पॉइंट इज कि कुरान के ग्लासेस जो है वो पहन ले आप। कैसे पहनेंगे, कुरान आपका वर्ल्ड व्यू चेंज करता है, कुरान आपका माइंड सेट चेंज करता है, आपकी तरबिया करता है। अब आप मुझे कहेंगे हम एक वर्कशॉप में जो है ना वो एम्पावरमेंट सीख लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है अगर कोई ये सोच कर आया। टू बी ऑनेस्ट, आपको मोटिवेशन मिलेगी इस वर्कशॉप से, आपको पॉइंटर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने रियली एम्पावर होना है, आपको क्या करना है, आपको कौन से ग्लासेस पहनने, कुरान। इसके लिए आपको क्या चाहिए, कुरान के साथ कनेक्शन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, ठीक है ना, मजों को छोड़कर जरा ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर जिस नदी में सारे बह रहे हैं उसमें फिर हम भी बह जाएंगे और फिर एंड में जो है वो फिर बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सो विजन, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। Vision also means कि how you look at the world, how you look at circumstances, how you interpret circumstances, how you actually, what's your attitude towards the problems, ये सारी चीजें विजन में आ जाती हैं। कुरान ने एटीट्यूड भी सिखाया, मेरी वर्कशॉप है कॉम्बैट किट, उसमें सारी हमने ये चीजें एटीट्यूड डिस्कस किया है। कुरान ने एटीट्यूड सिखाया कि जब मुश्किल आए तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कंप्लेनिंग या बीइंग ग्रेटफुल, और व्हाट सिखाया ना कुरान ने। कुरान ने ये सिखाया कि जब खुश हो तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए। कुरान ने ये सिखाया कि जब कोई लॉस हो जाए किसी बिलवेड का तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए। कुरान ने ये सिखाया कि जब आप किसी बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो क्या एटीट्यूड रखना आपने। ओके, सो कुरान ने सब कुछ सिखा दिया है, तो वी डोंट नीड एक्चुअली एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। तो सेल्फ एस्टीम, कुरान आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करेगा। जब आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम क्यों लो है, क्योंकि आप दूसरों के ग्लासेस से देख रहे हैं अपने आप को। ओके, उस हाथी की तरह आप अपने आप को जज कर रहे हैं दूसरों के एक पर्सपेक्टिव से, और इसका मतलब है आप एम्पावर्ड नहीं है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप लोगों की बातों पे बिलीव करते हैं। कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन एम्पावर्ड वो है जिसे पता है कि बात गलत है, और जो सही है वो सही है। इमाम गजाली ने कहा था कि यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स से इफ यू नो अबाउट योरसेल्फ। आप अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम क्यों अफेक्ट होते हैं, हम क्यों शिकायतें करते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, और मेरे बारे में बातें कर रही है और मेरे बारे में बातें कर रहा है, बिकॉज हमारा ये वीक है ये सिस्टम अपने एनालिसिस का, और हम उनकी बातों से अफेक्ट होते हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू टोटली चेंज कर दिया मीडिया ने, हमें ग्लासेस पहना दिए कि अपने आप को जज करो बाय द वे यू लुक, बॉडीली फिगर की वजह से,
एक क्राइटेरिया बना दिया ना ये, और कदो काट की वजह से, रंगत की वजह से और इन सारी चीजों की वजह से, तो अपना माइंडसेट चेंज करें ना, सेल्फ एस्टीम तो फिर ग्रो होगी। अब आपका माइंडसेट ही और है, आपका वर्ल्ड व्यू ही और है, और आप कहते हैं कि मेरी सेल्फ एस्टीम ग्रो करो, तो इट्स अ कंट्रास्ट, क्लियर कट कंट्रास्ट। समझ आ रही है ना आपको ये बात वर्ल्ड व्यू चेंज होने की? जब आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होगा, कुरान से आपको पता लगता है कि अल्लाह क्रिएटेड यू, एंड अल्लाह से लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, एंड व्हेन यू नो कि अल्लाह ने हर चीज किसी हिकमत के तहत हमें दी है, किसी को काला रंग दिया, किसी को गोरा, किसी को लंबा कद, किसी को छोटा कद, हमने ये चॉइस नहीं बनाई, ये अल्लाह की तरफ से है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल भी अपने आप को संवारें ना और गंदे बंदे रहें, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये कि अच्छे दिखें, सब कुछ कोशिश करें, बट इस चीज पे कुड़ने की क्या जरूरत है कि मेरे लुक्स ऐसे क्यों है, या नेचुरली मैं ऐसा दिखता हूं ऐसा दिखता हूं। जब अल्लाह से रिलेशन स्ट्रांग होगा, सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेस्ट कह रहे हैं, तो ये इटसेल्फ एक आया इनफ है आपकी सेल्फ एस्टीम को ग्रो करने की कि आप बेस्ट ऑफ पीपल है। और अल्लाह ने क्राइटेरिया क्या बताया बेस्ट ऑफ पीपल का, कि यू एंजॉय व्हाट इज गुड एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। आप अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, तो ये अच्छा इंसान है। हमने एक सोसाइटी बनानी है, हमने यकीन करें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सोसाइटी बना दिया, थैंक्स टू चार्ल्स डार्विन। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स, वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप अच्छे दिखते हो आप सेफ हो, अगर आपका थोड़ा सा रंग नहीं सही, आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर है, तो बच्चे आपको पता है क्या करेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और यूएस में एक सर्वे के मुताबिक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स और ये जो हाई स्कूल से नीचे के स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर अंडर इमेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर। पढ़ना उन्होंने खाक है, जबकि वो क्लासरूम में इमेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर में। किस वजह से? पीछे से कोई पिंच करता है, चुटकी काटता है, कोई बैग चुरा के भाग जाता है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स फेंक देता है, कोई बुली करता है। आपको पता है कितनी बुलिंग होती है? कभी रिसर्च करें यूएस में बुलिंग के ऊपर, आप जो है आपको रोना आ जाएगा कि यूएस में कितनी मिजरेबल लाइफ हैं चिल्ड्रन की। और वो कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। 1000 ऑफ चिल्ड्रन ईयरली वहां बुली होते हैं और सुसाइड करते हैं। अभी इतने केसेस फ्रांस में थे कि एक लड़की ने सुसाइड की बुलिंग के ऊपर, और हाई स्कूल्स में उनकी मूवीज खुद दिखाती है कि वो किस तरह बुली करते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है? ये तरक्की तो नहीं है ना, ये कोई सोशल प्रोग्रेस तो नहीं है। आपके लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक दूसरे को बुली कर रहे हैं। सो यही चीज यहाँ पे है, बुली होता है ऐसा बंदा, क्योंकि उन लोगों का वर्ल्ड व्यू हमसे डिफरेंट है। वो चीजों को परखते हैं गैजेट से। आईफोन जिसके पास है वो चीता है, जिसके पास सस्ता फोन है उसका मजाक उड़ेगा, जिसके पास अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है वो ठीक है, जिसके पास नहीं है उसका मजाक। मेहरान जिसके पास है उसका मजाक उड़ेगा, जिसके पास करोला है, बहुत अच्छी गाड़ी है, वो उनके लिए बड़ा कूल है। जो स्लैंग यूज करेगा वो बड़ा कूल है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश हमारे यहाँ एक इंटेलिजेंस मेजर करने का वो बन गया क्राइटेरिया। हालांकि इंग्लिश का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, गोरे जो है वो अंग्रेजी बोलते हैं, बट इट डजंट मीन कि बड़े इंटेलिजेंट हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक क्राइटेरियाज हैं। तो कुरान आपका वर्ल्ड व्यू चेंज करेगा, और जब आपका वर्ल्ड व्यू चेंज होगा आपको पता लगेगा इंसानियत को परखने का मेजर क्या है, और आपको पता लगेगा कि इंसान तमाम इक्वल हैं और अल्लाह ने बनाए हैं। और जब कुरान आप में ये इस तरह के एट्रीब्यूट्स भरेगा, किस्त वाले और हिल्म वाले, ये सारी चीजें नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के आएंगी ना, नेचुरल किसी में नहीं है तो आ जाएंगी, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। बाकी सेल्फ एस्टीम पे बुक्स हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि कुरान से अपना वर्ल्ड व्यू चेंज कर लें, दैट्स इट। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ऊपर चली जाएगी। ओके, लैक ऑफ डायरेक्शन नॉट लैक ऑफ टाइम इज द प्रॉब्लम, वी ऑल हैव 24 आवर डेज। ये एक बड़ा अच्छा कोट मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन एंड योर विजन। ओके, हर बंदे के पास 24 घंटा है, मेरे पास 24 घंटा है। या आप मुझे कहे नहीं जी कि वो बिल गेट्स के पास 26 घंटे हैं दिन में, या फलाने के पास 25 घंटे हैं, तो ये एक अनजस्ट बात है। उनके पास भी 24 घंटे हैं, बट दे हैव अ डायरेक्शन एज इन वर्ल्डली सेंस। तो कुरान जो डायरेक्शन देता है उससे बेस्ट डायरेक्शन एक क्या है? कुरान जो एक रूटीन डिफाइन करता है उससे बेस्ट रूटीन क्या है? लिटरली मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, एंड ही इज अ लिबरल, और बल्कि एथियस्ट लिबरल ऑलमोस्ट। ही हिमसेल्फ एग्रीड, जब मैंने उससे बात की ना कि कुरान देखें, नमाज जो है इट्स फिनोमिनल कि एक बंदा 5 टाइम मस्जिद में हाजिरी दे, वुजू करे और नमाज के जो एक्शंस है वो परफॉर्म करे, और इतना डिसिप्लिन रहे कि टाइम पे नमाज पढ़े। ये फिनोमिनल है। आप मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे किरदार इस्लाम ने पैदा कर दिए कि ऐसे लोगों को डिसिप्लिन कर दिया जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं थी। उसने कंप्लीटली एग्री किया, उसने कहा कि यस, वेस्ट में
सीईओज की ये रूटीन होती है, इतना डिसिप्लिन और इतना कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन कि 5 वक्त अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना, वुजू भी करना, नमाज भी पढ़ना, इट्स फिनोमिनल। तो इस्लाम इतनी चेंजेस लेकर आता है इंसान में कि अगर हम इस पे बात करना शुरू करें तो रात हो जाएगी, बल्कि 2 बज जाएंगे, 2-3। सो मूविंग ऑन, कुरान हमारी डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन देता है कुरान, और कुरान से हमने अपनी डायरेक्शन लेनी है, विजन लेना है कुरान से। एंड दिस टेल्स अ लॉट अबाउट सेल्फ एस्टीम। ओके, ये थोड़ा मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ ना। एक तो हमने कुरानिक पर्सपेक्टिव ले लिया और वही ऑब्वियसली इज दी हक। ये स्पोर्टिंग मटेरियल है जो अब मैं कोट करने जा रहा हूँ। ये बिल्ली है लेकिन इसको अपने साये में शेर नजर आता है। ओके, तो ये माइंड और आपके एटीट्यूड पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको लोग पुश डाउन करते हैं ना, तो इसमें आपके एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब है आप उन्हें वो दरवाजे दे रहे हैं, आपने दरवाजे उनके लिए खोले हुए कि आपको पुश डाउन करें। इस बिल्ली का ये एटीट्यूड है कि डजंट मैटर, मैं बिल्ली हूं, मेरा छोटा कद है, बट वो अपने आप को क्या विजुअलाइज कर रही है, एक शेर की तरह विजुअलाइज कर रही है। इलामा इकबाल को पढ़े, यकीन करें, जो भी इख्तलाफात, ऑब्वियसली फिलोसॉफिकल इख्तलाफात किससे नहीं है, सबसे हो जाते हैं, बट कुछ उनकी नज़में अमेजिंग, जो पोइट्री है उनकी यूथ के लिए। इलामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि परवाज है दोनों की इसी फिजा में, करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। तो शाहीन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया ना, एक एम्पावर्ड इंडिविजुअल का, ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगो आसमां बेकिनारा, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। उन्होंने कहा कि शाहीन अपना ठिकाना नहीं बनाता। ये मुजाहिद के बारे में कि मुजाहिद जो है ना, इज लाइक अ, और सारे मुस्लिम देयर लाइक अ प्रिजनर, और वो कहीं पे टिकते नहीं है, वो दुनिया में ऐसे हैं जैसे एक ब्रिज पे चल रहे हैं और कोई उनका ठिकाना नहीं होता है। सो इस शाहीन का कॉन्सेप्ट आप जरूर स्टडी करें। और लामा इकबाल की जो बुक्स हैं उनके नाम्स आप देखें, ज़र्ब कलीम, और वो इट्स ऑल अबाउट सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म। ज़र्ब कलीम का क्या मतलब है? कलीम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह। और ज़र्ब का क्या मतलब होता है? उनकी ज़र्ब। तो वो उन्होंने बुक, पूरी पोइट्री की बुक लिखी है कि सेकुलरिज्म पे और फिरौनियत पे कैसे ज़र्ब लगानी है, आपने मूसा वाली ज़र्ब लगानी है। तो उसको पढ़ के जो है ना, वो इब्लीस की मजलिस शूरा जो एक है नज़म, उसमें इतनी डेप्थ है, आपको पता लगेगा कि सेकुलरिज्म है क्या और ये बैंकिंग सिस्टम क्या है। और यहूदियत जो है, इस वक्त ज्यूज जो है, जायनिस्ट, कुछ अच्छे ज्यूज नहीं ऑफ कोर्स, बट जायनिस्ट एक जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ज्यूइज्म है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। इकबाल को पढ़ के इंशाल्लाह ये चीजें जो है ना हमें पता लगेंगी। तो ये जो शेर है कि परवाज है दोनों की इसी फिजा में, करगस का जहां और, शाहीन का जहां और ये गोरे ने कहा था कि when it rains all the birds find shelter to avoid rain but eagle flies above the clouds to avoid rain. Problem is common to all but attitude makes the difference. ईगल आसमान से भी ऊपर चला जाता है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम नेचुरली बंदे को ईगल बनाता है अगर उसके फ्रेमवर्क पे सही से अमल किया जाए, उसकी फिलॉसफी को समझा जाए, उसकी फिक्र को समझा जाए। एक तो है ना कि इस्लाम ने आपको ट्रेडिशन बता दी, नमाज पढ़ो, लेकिन इसके पीछे फिक्र क्या है। अभी मैं रिसेंटली एक जगह बात कर रहा था कि आप भूखे रहे 3 घंटे 4 घंटे और आपके लिप्स ड्राई हो जाए तो आपकी वालदा पे क्या बीतेगी। जस्ट थिंक, आपकी वालदा फौरन क्या कहेंगी कि बेटा पानी पियो, लाएंगी ना आपके लिए पानी, खाना लाएंगी। अल्लाह को क्या मिलता है 18 घंटे हमें भूखा रखवागे। सोचने वाली बात है, जबकि वो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। और हमारी जो माँ है वो अगर होठों को इस तरह देखेगी तो हमें ऑफर करेगी। ये चीज सोचने पे मजबूर करती है कि देयर हैज टू बी सम डेप्थ इन दिस थिंग। अल्लाह को हमारी भूख की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजा किस लिए हमें प्रिपेयर करता है, डिसिप्लिन के लिए, सब्र के लिए, चैलेंजेस ऑफ लाइफ के लिए। इसकी फिलॉसफी पढ़ने से ताल्लुक रखती है, ज़कात की फिलॉसफी और प्रेयर की फिलॉसफी, ये चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है, ताकि उस फ्रेमवर्क को हम अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में। और जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसले मसाइल हल होना शुरू होंगे। ऑटोमेटिकली जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, वी विल बी प्रिपेयर्ड टू डील विद दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने शाहीन बनना है, हमें करगस नहीं बनना है। प्रॉब्लम्स दोनों की सेम है और दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज भी सेम है। अल्लाह सबको अपॉर्चुनिटी सेम देते हैं, आपकी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन ये सोच थी उसकी कि शाहीन बहुत ऊपर निकल गया और हमारी ये सोच थी कि हम बहुत नीचे रह गए। ये सेल्फ एस्टीम से इसका ताल्लुक है, एटीट्यूड का। ओके राइट, एटीट्यूड की बात की, विजन की बात की, ये सारे एम्पावरमेंट के टूल्स हैं। ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस थिंग? ये एक आपको सुई नजर आ रही है और सुई का एक मकसद है। क्या मकसद है? सीना, टू सीव। और सुई इतनी छोटी सी होती है कि अगर जमीन पे पड़ी हो, इस कारपेट पे पड़ी हो, मुझे नजर नहीं आएगी। और इतनी छोटी सी चीज का जो अननोटिस जाती है, उसका इतना बड़ा मकसद कि आज सुई ना होती तो कपड़े ना होते।
राइट। सुई की वजह से आज फैक्ट्रीज में आप चले जाएं, मिल्स में, लूम्स में कपड़े सिलते हैं, और हम आज एनिमल स्किन्स में होते हैं लिटरली, अगर सुई ना होती। तो बताने का मकसद ये कि हर चीज का मकसद है, और इतनी छोटी सी चीज का मकसद है, तो व्हाट अबाउट दिस 5 feet 2 inch, दिस 6 feet, दिस 6 feet 5 inch, दिस गाय, दिस गर्ल, वो अपनी लाइफ जो है बर्बाद कर रही है, एक विजनलेस, डायरेक्शनलेस और एक पर्पसलेस लाइफ, और शी इज लाइक अ शीप और ही इज लाइक अ शीप। मैंने एक पहले में एग्जांपल दी कि गधों की रेस हो रही थी, तो जो अव्वल आ रहा था ना गधा, बड़ा खुश हुआ कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, देखने लग गया लोगों की तरफ। तो किसी ने कहा अरे यार सारे गधे हैं, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, इट डजंट मैटर, तो तुम सारे गधे हो। सो ये गधों की रेस है, ये जो हमारा आजकल का एक ये कॉर्पोरेट लाइफ और ये सारी चीजें, तो सारे गधे हैं टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी के पास विजन और पर्पस नहीं है। विजन इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और विजन बनाना सीखना चाहिए। विजन अगर आपने बनाना है ना किसी भी चीज का, हर डिपार्टमेंट का, एक तो अम्ब्रेला विजन है ना, बिगर विजन, वो ये है कि टू रीच जन्ना, और वो अल्लाह ने ऐसा विजन दे दिया है कि जिस विजन की वजह से जिंदगी आसान हो गई है। टू लेट गो आसान हो गया, टू फॉरगिव आसान हो गया जन्ना की वजह से, क्योंकि आपको पता है जस्टिस हो जाएगा वहां पे। और एथियस्ट पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारते होंगे, एक ब्लाइंड आदमी है और एथियस्ट है, उसको पता नहीं क्या होप होगा, उसके लिए दुनिया ही है ना, तो वो किस तरह से जिंदगी गुजारता होगा, आई डोंट नो। तो इस्लाम ने जो अम्ब्रेला विजन दिया, इसके नीचे छोटे छोटे विजन है, मैरिज का विजन, जॉब का क्या विजन है, ठीक है, लाइफ का इन जनरल क्या विजन है, और बिजनेस करना है उसका क्या विजन है। तो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन इस तरह बनता है कि यू सिलेक्ट योर टॉप 5 वैल्यूज। इसमें मैंने एक ट्रेनिंग ली हुई है, 500 वैल्यूज उस ट्रेनिंग में बताई, कि ये आपको मिल जाएंगी गूगल से, टॉप वैल्यूज इन विच ह्यूमैनिटी बिलीव्स। उसमें लव है, अफेक्शन है, रिलीजन है, उसमें मनी है, उसमें जो है वो अफेक्शन है, उसमें फॉरगिवनेस है, वो वैल्यूज है सारी, जिन पे 500 वैल्यूज, जिन पे ह्यूमैनिटी का कंसेंसस है। आप उनमें से टॉप 5 वैल्यूज, इमेजिन 500 में से 5 वैल्यूज चूज करनी है आपने, तो कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि इन 5 वैल्यूज पे मैं हतमी बिलीफ रखता हूं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी फर्स्ट वैल्यू रिलीजन, और आप सबकी भी। अब रिलीजन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो माँ बाप के साथ रिलेशन हो, चाहे वो कोई और चीज हो, राइट। फिर सेकंड वैल्यू आपकी आ सकती है फॉरगिवनेस, लॉयल्टी, फैमिली, ये सारी वैल्यूज हैं। अपनी वैल्यूज को सामने रखते हुए उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, हो सकता है बिजनेस वैल्यूज कुछ और हो सकता है रिलेशनशिप वैल्यूज कुछ और हो, उन वैल्यूज को सामने रखते हुए विजन स्टेटमेंट बनाएं। मिसाल के तौर पे मेरी वैल्यू सिस्टम के मुताबिक विजन स्टेटमेंट कि आई वांट टू डू जॉब इन सच अ कंपनी where my religious obligations will not be compromised and where I can help people and where I can educate people, क्योंकि मेरी वैल्यू में एजुकेशन भी है, मेरी वैल्यू में एम्पैथी भी है, मेरी वैल्यू में, तो मैं जॉब ही ऐसी सिलेक्ट करूंगा जिधर मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। वो जॉब मैं करूंगा ही नहीं जहां मशीन से ज्यादा इंटरेक्ट है, वो जॉब में मैं जाऊंगा ही नहीं। तो विजन ने मेरा कितना सेट कर दिया, और मैं कितना रिलीव होऊंगा उस विजन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ विजन स्टेटमेंट। एक मैं चीज सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त बात थी कि एक कंपनी थी और वो स्टील बनाती थी, स्टील इंडस्ट्री। उनका विजन था टू मेक द बेस्ट स्टील इन द वर्ल्ड, एक अच्छा विजन स्टेटमेंट है। और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा आप विजन स्टेटमेंट चेंज करें। उन्होंने कहा क्या रखें? उन्होंने कहा आप रखें कि टू मेक सच अ स्टील दैट विल प्रोवाइड शेल्टर टू होमलेस, यानी ये विजन स्टेटमेंट चेक करें, टू मेक सच अ स्टील दैट विल प्रोवाइड शेल्टर टू होमलेस। उन्होंने विजन स्टेटमेंट रखा और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन आसमानों पे चली गई, उतनी ही पे। वाई? उन्होंने क्या चीज चेंज की? वर्ल्ड व्यू, पर्सपेक्टिव, विजन, कि अब उन्होंने किस चीज के साथ अटैच कर दिया अपनी प्रोग्रेस को? ह्यूमैनिटी के साथ और हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के साथ। तो इस्लाम यही करता है, इस्लाम ने विजन ही हमें ऐसा दे दिया है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और हमारी जो प्रोग्रेस है वो आसमानों को छूती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो। अब वो विजन क्या है? ये खजाना है, ट्रेजर, और ये एक वर्कशॉप में नहीं मिलने वाला आपको, ये इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस ट्रेजर के लिए। ओके, सो पर्पस की तरफ आते हैं। विजन तो बात हो गई है, हर चीज का पर्पस है, और पर्पस इसलिए जरूरी है कि एम्पावर्ड बंदे का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, हर चीज के पीछे पर्पस है, क्योंकि पर्पस डिफाइंस योर बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड गिव्स अस विजन। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उससे आप पूछें कि आपने जी इस यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में क्यों एडमिशन लिया, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, एंड इफ ही आंसर्स के क्योंकि यहाँ लड़कियां ज्यादा, दैट्स व्हाई मैंने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। इसका मतलब उसका मकसद क्या था एडमिशन लेने का? अपनी आंखें ठंडी करना, लड़कियां।
अब उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा इस पर्पस की वजह से? छिछोरा, दूर से पता लग जाएगा छिछोरा चला आ रहा है, राइट? बाली शाली पहनी होगी और जेल शल लगाई होगी, ये सारी चीजें। आइडेंटिटी सबको पता है कि यार ये कौन है, और उसका विजन दिन रात क्या सोचे होंगी, फलानी को कैसे पटाऊं, और आज कैसा हेयर स्टाइल बनाऊं, आज ये करूं, आज वो करूं, ये शर्ट खरीदूं। यानी वो बेचारा एनस्लेव्ड है और उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है, और दिन रात वो इस चीज में लगा हुआ है कि मैं ये करूंगा तो वो इंप्रेस होगी, ऐसे करूंगा तो वो होगी, और फ्रस्ट्रेटेड, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उसकी लाइफ में। हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं, इस पिंडी बॉय फेज से और बाकी सारी इन चीजों से। सो उसका बिहेवियर, आइडेंटिटी, उसका विजन सब कुछ चेंज हो गया मैरिली बिकॉज ऑफ हिज पर्पस। एक बंदे का पर्पस है कि मैंने सिर्फ पैसा कमाना है, तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? सेल्फिश। उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ग्रीडी और सेल्फिश पर्सन। और उसका विजन क्या है? दिन रात वो क्या सोच रहा है? पैसा 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 पैसा। अलहाकुमुत तकासुर, वही वाली बात, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यस, अंटिल यू रीच द ग्रेव। तो पर्पस बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू गेट एम्पावर्ड, डिफाइन पर्पस फॉर थिंग्स। व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई ईटिंग दिस। कभी आपने देखा है कि जो चीज मैं खा रहा हूं इसमें क्या है? बड़े कम लोगों ने देखा है, मैंने अब देखना शुरू किया है। कोई हम पान मसाला खाते हैं या टॉफी खाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स कभी देखें, चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स कभी पढ़े आपने रैपर के पीछे? या कोका कोला पे आपने कभी रिसर्च किया कि कोका कोला बेहतर है कि फ्रूट जूस बेहतर है? कौन सा पानी बेहतर है, इसमें कौन से मिनरल्स यूज हो रहे हैं, इसका नहीं है। और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग जिसकी ना वो एम्पावर्ड नहीं होता है। तो डिफाइन पर्पस विद थिंग्स कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ, इसका ये पर्पस है। मैं ये चीज खा रहा हूँ, इसका ये पर्पस है। मैं ये हरकत कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, इसका ये पर्पस है। व्हेन यू विल अटैच पर्पस टू थिंग्स, तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन बिकमिंग एम्पावर्ड। मैं शादी कर रहा हूँ, उसका क्या पर्पस है? सिर्फ जो है बच्चे पैदा करना तो पर्पस नहीं है ना, न्यू जनरेशन चलाना। बच्चे एक जिम्मेदारी है, उनका क्या पर्पस होगा आगे, उनका क्या विजन होगा, ये भी मैंने डिफाइन करना है ना, क्योंकि बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, तो उनको लेकर चलना, ये सारी चीजें। सो अटैच पर्पस टू थिंग्स। अब इस्लाम ने जो पर्पस दिया है, बिलीव मी, वमल हयात, जो सूरह मुल्क की आया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस्लाम ने पर्पस डिफाइन किया ना लाइफ के बारे में। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की लाइफ खेल तमाशे के अलावा और क्या है, डिसेप्शन के अलावा और क्या है, जो नेचर ऑफ लाइफ इस्लाम ने बताई है। बिलीव मी, ये पर्पस जो है इससे बंदे फ्री होते हैं और ये फ्रीडम की तरफ आपको लेकर जाता है। ये जो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझको निजात, इलामा इकबाल ने कहा था ना, एग्जैक्टली ये इस्लामिक पर्पस ऑफ लाइफ पे आए, आपको फ्री कर देगा ये पर्पस। आपकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, छोटी छोटी बातों पे जो आप कुड़ते हैं वो चीज़ दूर हो जाएगी। एक बड़ा ज़बरदस्त कोट मैंने पढ़ा कि कभी भी दूसरों की बातों पे मत कुड़ो और दूसरों की डिसरिस्पेक्ट पे मत कुड़ो, क्योंकि उनका एक अपना क्राइटेरिया है और वो एक अपनी नज़र से देख रहे हैं। इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, उससे इज्जत मांगो। और जलील करने वाली भी कौन सी ज़ात है? अल्लाह। तो लोग आपको जलील नहीं कर सकते, इसलिए कुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना फ्रेमवर्क इस्लाम का ज़बरदस्त है कि इसका जो पर्पस ऑफ लाइफ है कि वर्शिप अल्लाह। वर्शिपिंग अल्लाह से मतलब है अल्लाह की बात मानो, हर चीज़ में अल्लाह की बात मानो, गॉड सेंट्रिक हो जाओ, हर चीज़ में अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो कि अल्लाह क्या चाहते हैं मुझसे, और सबमिट करो। देन यू विल सी कि यू विल बिकम फ्री। आप इन चेन से जो है जान छुड़ा लेंगे, जो सोसाइटी की चेन्स हैं, पीयर प्रेशर है, और ये जो फियर्स हैं अजीबो गरीब से, जिनकी तरफ मैं अभी आता हूँ इंशाल्लाह कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय फियर। इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये जो तीसरा बंदा है, ही इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इन द ट्रू सेंस। पहला जो है, इसको बस फैंटेसीज नजर आ रही है बॉलीवुड मूवीज कि सूरज निकला हुआ है, हरियाली है हर जगह, जबरदस्त, यानी ये डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ फेस नहीं कर सकता। इसमें जब आनी है ना कोई डिफिकल्टी, इसने कोलैप्स हो जाना, इसने पंक्चर हो जाना, क्योंकि इसकी फैंटेसीज बहुत है। दूसरा बंदा ये कुछ ज्यादा ही क्रिटिकली एनालाइज करता है चीजों को, कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं और ही सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। बट दिस पर्सन जिसने बहुत नॉलेज हासिल किया और जिसको ट्रू नॉलेज है फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज अल्लाह, वो क्या देख रहा है? कहकशाओं को, गैलेक्सीज को। उसकी नजर कहाँ पे? औकाब की तरह, बिगर थिंग्स की तरफ। और ये मैं एक चीज बता रहा था ना कि बड़ों की सोच बहुत वसी होती थी पुराने जमाने के लोग, क्योंकि वो रात को मंजी पे बाहर सोते थे, आसमान ऑब्जर्व करते थे। हम आज 9 इंच की स्क्रीन ऑब्जर्व करते हैं रात सोने से पहले,
और जब तक वो तवाफ ना कर लें फेसबुक का नींद नहीं आती। हमारी सोच भी 9 इंच की है और उनकी सोच आसमानों को देख देख कर बहुत वसी थी और वो इतने दाना थे, इतने वाइज थे, हालांकि वो ग्रेजुएट्स नहीं थे कहीं के। सो ये बंदा मैं कहता हूं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इस्लाम, ये जो तीसरा बंदा है, और इसकी नजर कहकशाओं पे, इसका विजन जो है बहुत बड़ा है। और ये आया जबरदस्त आया है, इस बात को जो है ना वो कंक्लूड